क्या हाल चाल है? लिखे थे जी, लिखे थे सही में? अच्छा लिखे थे तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ समझने और में? समझने में दिक्कत तो हुआ था? आए समझने में दिक्कत तो हुआ था? आए नहीं ना हुआ था? न्यूनतम घटते क्रम में है, मतलब सबसे कम वाला पहले है, फिर उसके नीचे नीचे, ठीक है। तो जो है कल ही हम आपको बता दिए थे कि चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद आगे है भारत की जनजाति, भारत की लोक नृत्य। कुछ न है ये सब, ठीक है। ये सब कुछ है, कुछ न है। खनिज संसाधन, ये सब कुछ न है, सब डाटा वाला है, सब आपको याद करना होगा, ठीक है। सब आपको याद करना है। पीडीएफ ही देंगे, सोच रहे हैं पीडीएफ ही देंगे, सबका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो समझा देंगे, पीडीएफ दे देंगे, अपना छाप लीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, जनजाति। भारत की जनजाति, भारत की जनजाति, हेडिंग मारिए भारत की जनजाति। भारत की जनजाति, भारत की जनजाति। भारत की जनजाति, समझिए। अब देखिए, जनजाति को सीधा अगर कहे ना तो आदिवासी, 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 आदिवासी। जो आदिवासी है ना जी, आदिवासी को ही, जो आदिवासी है, आदिवासी को ही जनजाति कहा जाता है, या जनजाति को ही आदिवासी कहा जाता है। और जो भारत देश है, पूरे विश्व में लगभग सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य भारत है। पूरे विश्व में सबसे अधिक आदिवासी या जनजाति आबादी वाला राज्य भारत है, पूरे विश्व में। राज्य बोल दिए, सॉरी सॉरी, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला देश भारत है। जनजातीय आबादी वाला देश भारत है। और जो आदिवासी है, आदिवासी के लिए ही जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है, या अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है या अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुसूचित जनजाति कहिए या जनजाति कहिए, बात बराबर है, या आदिवासी कहिए, अनुसूचित जनजाति कहिए, अनुसूचित जनजाति कहिए, आदिवासी कहिए, बात बराबर है। और अगर आप बात करेंगे आदिवासी की या अनुसूचित जनजाति की, वही भारत की मूल निवासी है। भारत का मूल निवासी वही है।
भारत का मूल निवासी आदिवासी ही है। आदिवासी ही भारत के मूल निवासी हैं। भारत में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। भील, गोंड, मुंडा, टोडा, थारू, खेरबार, मीना, संथाल, हो, उड़ाव, खोंड, ये सब भारत में पाई जाने वाली जनजाति या आदिवासी का नाम है। और आप जब देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारत के हर राज्य में एक से अधिक प्रकार के जनजाति या आदिवासी निवास करते हैं। एक से अधिक प्रकार के आदिवासी या जनजाति निवास करते हैं, लेकिन फिर भी हर जनजाति या आदिवासी, हर जनजाति या आदिवासी का अपना अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है, एक अलग क्षेत्र है। जैसे आप देखेंगे टोडा जनजाति, तो जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति को जब आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, ये दोनों पर्वत श्रेणी नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। और तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है, उसी नीलगिरी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। तो टोडा जनजाति का जो निवास स्थल है वह आपको नीलगिरी क्षेत्र है, तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र है। और जो टोडा जनजाति है इसमें शिशुबद्ध प्रथा का प्रचलन है। और विशेष तौर पर जब टोडा जनजाति के लोगों को पता चल जाता है कि उनकी पत्नी के गर्भ में बेटी पल रही है, तो फिर 100% है कि उसको मार दिया जाता है। ऐसे पता चलता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर लड़की पैदा हो जाती है तो पैदा होने के बाद भी मार दिया जाता है। अगर लड़की पैदा हो गई तो पैदा होने के बाद लड़की को मार दिया जाता है। तो जब मार दिया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, लड़कियों की संख्या कम होंगी। और लड़कियों की संख्या कम है, शिशुबद्ध प्रथा का प्रचलन है वहां पर। और लड़कियों की संख्या कम है, जिस वजह से टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा मतलब एक औरत की एक से अधिक पति, एक औरत का एक से अधिक पति हुआ करता था। एक औरत का एक से अधिक पति हुआ करता था, इसी को बहुपति प्रथा कहा जाता था। और जो टोडा जनजाति था यह पशुपालक जनजाति हुआ करता था। यह पशुपालक जनजाति हुआ करता था। और इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो आगे आप यह पाएंगे कि राजस्थान में एक मीना नामक जनजाति पाई जाती है। मीना, राजस्थान में एक मीना नामक जनजाति पाई जाती है। और मीना जनजाति के लोग अपने आप को भगवान विष्णु से जोड़कर दिखलाता है, बतलाता है। भगवान विष्णु से जोड़कर दिखलाता है, बतलाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उसमें से एक मीन अवतार है, एक मछली अवतार है। एक मीन अवतार है, एक मछली अवतार है। उसी आधार पर इस जनजाति के लोग अपने आप को
भगवान विष्णु से संबंधित होने का दावा करता है। और राजस्थान की राजनीति में मीना जनजाति का काफी अहम रोल है। मीना जनजाति का बहुत अहम रोल है राजस्थान की राजनीति में। ऐसे मीना जनजाति भारत के अन्य राज्यों में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन ज्यादा सघनता मीना जनजाति का राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। इसलिए मीना जनजाति के संदर्भ में याद रखना है, मीना जनजाति राजस्थान राज्य में निवास करती है। इसके बाद एक थारू जनजाति है। थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में निवास करती है। और थारू जनजाति लगभग हिंदू धर्म के सभी पर्व त्योहार को मनाने का काम करता है। थारू जनजाति के लोग ही दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको संथाल और मुंडा जनजाति है। संथाल और मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में निवास करती है, झारखंड में। फिर खोंड जनजाति है, ओडिशा में निवास करती है। खोंड जनजाति है, ओडिशा में निवास करती है। फिर आपको एक भील जनजाति है। और भील जनजाति की अगर आप बात करेंगे तो भील जनजाति भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति भील जनजाति ही है। भील जनजाति की संख्या ही पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति भील जनजाति है। भील जनजाति है। और जो भील जनजाति है, भील जनजाति मुख्य तौर पर मध्य भारत और भारत के पश्चिमी भाग में निवास करती है। जो भील जनजाति है यह मुख्य तौर पर भारत के मध्य भारत और पश्चिमी भारत में निवास करती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इन राज्यों में भील जनजाति की ज्यादा सघनता देखने को मिलती है। भील जनजाति की ज्यादा सघनता देखने को मिलती है। उसी प्रकार से एक गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। और गोंड जनजाति का भी जो एरिया है, गोंड जनजाति भी जो निवास करती है मुख्य तौर पर इन्हीं राज्यों में, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में भी गोंड जनजाति जो है आपको निवास करती है, जो कि भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। समझ गए। और जनजातियों या आदिवासी समुदाय या जनजाति समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण स्थल का निर्माण किया गया है, जिसे युवागिरी कहा जाता है। युवागिरी कहा जाता है। युवागिरी एक ऐसा केंद्र है जहां आदिवासियों के बच्चों को, आदिवासी समुदाय के लड़के एवं लड़कियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। और आदिवासियों में जो लिंगानुपात है 990 है। आदिवासियों में लिंगानुपात 990 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात या आदिवासियों में लिंगानुपात 990 है। 990 महिला प्रति 1000 पुरुष। और आदिवासी इलाकों में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है आपको गोवा राज्य में देखने को मिलता है। गोवा राज्य में भी अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी निवास करता है। गोवा में पाई जाने वाले जो अनुसूचित जनजाति या आदिवासी है, वहां लिंगानुपात
1046 महिला प्रति 1000 पुरुष है। 1046 महिला प्रति 1000 पुरुष है। 1046 महिला प्रति 1000 पुरुष है। और सबसे कम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में 924 महिला प्रति 1000 पुरुष है। तो इतना जाकर इतना याद रखने का जरूरत न है। सिर्फ अनुसूचित जनजाति या आदिवासी में लिंगानुपात 990 होता है, इतना याद रख लीजिएगा, सफिशियंट है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा विश्व में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक जनजातीय विश्व में सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला विश्व में सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला विश्व में सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला देश भारत है। देश भारत है। भारत में नेक्स्ट पॉइंट भारत में आदिवासियों के लिए ही भारत में आदिवासियों के लिए ही भारत में आदिवासियों के लिए ही अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में आदिवासियों के लिए ही अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। उसी में भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। फुल स्टॉप। भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। भारत के मूल निवासी आदिवासी ही माने जाते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में अनुसूचित भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि संविधान के अनुच्छेद 342 में लेकिन ध्यान रहे कि संविधान के अनुच्छेद 342 में
लेकिन ध्यान रहे कि संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति को लेकर प्रावधान किए गए हैं। और आप याद कीजिए थोड़ा सा, जब हम आपको जनसंख्या बता रहे थे तो वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं बताए थे हम आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% अनुसूचित जनजाति है। दूसरा बात हम आपको ये बताए थे कि पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। फिर तीसरा पॉइंट हम आपको बताए थे, संख्या के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम। ये सब बात बताए हैं भारत की जनसंख्या पढ़ाते हुए और लिखाए भी हैं, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जनजाति का जो है लिंगानुपात नहीं लिखाए हैं, जो कि 990 महिला प्रति 1000 पुरुष होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 महिला प्रति 1000 पुरुष है। 990 महिला प्रति 1000 पुरुष है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, युवागिरी बोर्ड पे लिखा हुआ है। युवागिरी एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र था। युवागिरी एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र था जहां आदिवासी लड़के एवं लड़कियों को जहां आदिवासी लड़के एवं लड़कियों को प्रशिक्षण जहां आदिवासी लड़के एवं लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। जहां आदिवासी लड़के एवं लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए, भारत के प्रमुख जनजाति।
एक नंबर में भील, भील, एक नंबर में भील, भारत की प्रमुख जनजाति। एक नंबर में भील, 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 डैश देकर लिखिएगा। एक नंबर में भील, डैश देकर लिखिएगा। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति, उसी में भील शब्द की उत्पत्ति भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के, द्रविड़ भाषा के, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के, द्रविड़ भाषा के, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के, बील, बील बोर्ड पे लिखा हुआ बील से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ धनुष होता है, 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 धनुष होता है। फुल स्टॉप। इस जनजाति का रीति रिवाज राजपूतों से मिलता जुलता है। इस जनजाति का रीति रिवाज इस जनजाति का रीति रिवाज राजपूतों से मिलता जुलता है। इस जनजाति का रीति रिवाज राजपूतों से मिलता जुलता है। यह जनजाति मुख्यतः यह जनजाति मुख्यतः यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान, यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र, यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र, यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। जैसे राज्यों में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग भीली भाषा, भीली भाषा, इस जनजाति के लोग भीली भाषा बोलते हैं। इसके बाद भील जनजाति के बाद जो है दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है। और गोंड जनजाति भी
परिवार की भाषा के अंतर्गत एक गोंडी भाषा आता है। गोंड जनजाति के लोग गोंडी भाषा बोलते, गोंडी भाषा। और गोंड जनजाति के लोग जो है भूत प्रेत सब में बहुत अधिक विश्वास करता है, भूत प्रेत सब में बहुत अधिक विश्वास करता है। और गोंड जनजाति भारत के 13 राज्यों में पाई जाती है, जिसमें मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत का क्षेत्र है। और साथ ही साथ जो है, जो गोंड जनजाति के लोग हैं, ये लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ये लोग पूजा करते हैं, इन जनजातियों का अपना देवता है बूढ़ा देव, दुल्हा देव इस जनजाति के देवता का नाम है। लेकिन ये जो बूढ़ा देव और दुल्हा देव नामक देवता है, सूर्य देवता ही है, सूर्य देवता है, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा गोंड जनजाति, गोंड, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति लिखिएगा। यह भारत की, गोंड जनजाति लिखिएगा, यह भारत की यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 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 यह जनजाति गोंडी भाषा बोलती है। गोंड में दीर्घिकार लगा दीजिए। यह जनजाति गोंडी भाषा बोलती है, फुल स्टॉप। इस जनजाति के लोग भूत प्रेत, जादू टोना, इस जनजाति के लोग भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि में काफी विश्वास करती है, इत्यादि में काफी विश्वास करती है। इस जनजाति के लोग बूढ़ा देव, कोमा, इस जनजाति के लोग बूढ़ा देव, कोमा, दुल्हा देव, कॉस्ट में सूर्य देवता। इस जनजाति के लोग बूढ़ा देव, कोमा, दुल्हा देव, कॉस्ट में सूर्य देवता की पूजा करते हैं, की पूजा करते हैं। यह जनजाति भारत के भारत के 13 राज्यों में, भारत के 13 राज्यों में निवास करती है। तेरह राज्यों में निवास करती है, जिसमें इस जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण, जिसमें इस जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण जिसमें इस जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण यानी सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है, सबसे ज्यादा संकेंद्रण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। जिसमें इस जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण मध्य प्रदेश, जिसमें इस जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। में देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद आगे है संथाल। आगे हेडिंग मारिए संथाल। संथाल संथाल देखिए, जो संथाल जनजाति है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति जो है कृषक है, शिकारी है। इस जनजाति के लोग खेती सब करता है, गेहूं चावल सब उगाता है, शिकार करता है इस जनजाति के लोग। और जो संथाल जनजाति है यह मुख्य तौर पर झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में पाई जाती है। झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी है, ओडिशा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन मुख्य तौर पर संथाल जनजाति के लोग बिहार और झारखंड में ही पाई जाती है। और बिहार और झारखंड में भी अगर देखा जाए तो झारखंड में ज्यादा पाई जाती है। अगर संथाल जनजाति के विषय में पूछा जाए कि किस राज्य में पाई जाती है और ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना हो तो झारखंड आपको चूज करना होगा, या अगर ऑप्शन में झारखंड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको बिहार चूज करना होगा। बिहार चूज करना होगा तो नीचे से लिखिएगा, दोनों रहे तो झारखंड, दोनों रहे तो झारखंड चूज कीजिए, समझ गए। और एक बात और, जब दोनों रहे तो आप झारखंड का परीक्षा दे रहे हैं या बिहार का परीक्षा दे रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगर आप बिहार का परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार टिक कीजिएगा, झारखंड का परीक्षा दे रहे हैं तो झारखंड टिक कीजिएगा, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा संथाल। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति इस जनजाति के लोग उत्तम शिकारी और अच्छे कृषक होते हैं। इस जनजाति के लोग उत्तम शिकारी, अच्छे शिकारी, उत्तम शिकारी और अच्छे कृषक होते हैं। इस जनजाति के लोग उत्तम शिकारी और अच्छे कृषक होते हैं। इस जनजाति के लोग उत्तम शिकारी और अच्छे कृषक होते हैं। इस जनजाति के लोग उत्तम शिकारी और अच्छे कृषक होते हैं। अच्छे कृषक होते हैं। आगे 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 टोडा 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 और बिहार झारखंड का जितने लिखा है, ठीक है ठीक है, लिखे 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 लिखे। यह जनजाति झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में पाई जाती है। यह जनजाति झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में पाई जाती है। आगे हेडिंग मारिए टोडा 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 टोडा
डैश देकर। यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। इस जनजाति के लोग पशुपालक होते हैं। 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 पशुपालक होते हैं। इस जनजाति इस जनजाति इस जनजाति इस जनजाति में शिशुबद्ध प्रथा, इस जनजाति में शिशुबद्ध प्रथा, शिशुबद्ध प्रथा यानी बच्चा को मार देना, ठीक है। इस जनजाति में शिशुबद्ध प्रथा प्रचलित इस जनजाति में शिशुबद्ध प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में बहुपति प्रथा इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। जितना लिखा है पढ़िए, तो पढ़िए। पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। आइए तो बताइए तो
आदिवासियों के लड़के एवं लड़कियों को कहां प्रशिक्षण दिया जाता है? आदिवासी के लड़के एवं लड़कियों को कहां प्रशिक्षण दिया जाता है? युवागिरी। आगे बताइएगा, आदिवासी या अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना? 990। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा, क्या भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? क्या भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? लेकिन एक बात बताइएगा, लेकिन उसके लिए प्रावधान है ना जी? अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है ना? कौन अनुच्छेद में? कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 342 में। हाँ, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। सबसे बड़ी जनजाति भील। अच्छा, इसके बाद आगे बताए, कौन ऐसी जनजाति है जिसकी प्रथाएं राजपूतों से मिलती है? किसकी? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गौंड जनजाति। कितने राज्यों में पाई जाती है? कितने राज्यों में? इसके बाद आगे, कौन जनजाति भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करता है? कौन जनजाति के लोग बूढ़ा देव दुल्हा देव की पूजा? कौन जनजाति के लोग? भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन राज्य में पाई जाती है? बिहार और अच्छा, टोडा जनजाति कहां पाई? किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन देखा? किसमें? टोडा। ठीक है। इसके बाद जो है आगे हेडिंग मारिए थारू। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, सुनिए, आज तो हम ज्यादा देर टाइम दे नहीं पाएंगे क्योंकि आज आप सब लोग जानते हैं कि मेरे टेस्ट का डिस्कशन वहां होता है। यहां से वहां जाने में अभी के टाइम में जो है, ऐसे तो हमको लगता है 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट बहुत हो गया, लेकिन अभी जाने में जो है हमको लगता है 15-20 मिनट, आधो घंटा लग जाता है कभी, समझे, जाम के कारण। तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए छोड़ दीजिए। इसे आगे जनजाति को अगले क्लास में पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। जो नदी वाला चैप्टर में 25, 30, 50 क्वेश्चन बाकी है उसको खत्म करवा देते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, और रिवीजन कीजिए, समझ गए। और देखिए, हमें एक बात आपको बता देते हैं, आप किसी का भी स्टडी मटेरियल निकाल करके मिला लीजिएगा, आपका और उसमें आपका बेटर होगा, समझ गए, बहुत ज्यादा होगा आपके, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला करके, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा, समझ गए। तो ये चीज है, तो रिवीजन कीजिए। अब आप जितना आपको दे दिए ना वो सफिशियंट है हर परीक्षा के लिए। रिवीजन कीजिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और देखिए, हर परीक्षा में आप बैठिएगा, जो भी लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन करके जाइएगा। बिहार पुलिस परीक्षा में बैठिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना प्रश्न बनता है या नहीं बनता है, समझ, 100% प्रश्न बनेगा आपको। ठीक है, आ जाइए। मूल वो सब है, ये है तो क्यों नहीं कहा जाएगा, है मूल, तो मूल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। आगे आ जाइए। 270 हो गया था ना, 271। किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है? चंबल। कौन नदी? चंबल। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? देखिए, इसमें पूर्वी घाट से निकलती है नागावली और वंशधारा। नागावली और वंशधारा, आंसर 2 और 4। अगर ब्रह्मणी और सुवर्णरेखा नदी की बात करेंगे ना, तो सुवर्णरेखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ब्रह्मणी नदी जो है, देखिए, छोटा नागपुर के पठारी भाग के दक्षिणी भाग से दक्षिणी कोयल और शंख नदी निकलती है। वही दक्षिणी कोयल और शंख मिलती है ना, तो उसी की संयुक्त धारा को ब्रह्मणी कहते हैं। ब्रह्मणी का उद्गम पूर्वी घाट नहीं है, ब्रह्मणी का उद्गम पूर्वी घाट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहां? बेलाडीला पहाड़ी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मांड, मेनपाट, मान नदी का उद्गम मेनपाट। इसके बाद बनास, देवगढ़ पहाड़ी,
जोंक सोनबेरा पठार, और केलो नदी लुडेंग पहाड़ी। 4 3 2 1 आंसर बी, याद रख लीजिएगा। आगे, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? चंद्रहासिनी, छत्तीसगढ़ में है यह। मांड और महानदी के संगम पर छत्तीसगढ़ राज्य में चंद्रहासिनी देवी नामक धार्मिक स्थल स्थित है। आगे, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में पाया जाता है? उत्तरी दक्कन पठार। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रमुख नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, सही है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर, हाँ सही है। क्यों है, हम आपको क्लास में बहुत बार बताए। हिमालय नदियां की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में खड़ा है, हाँ सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने अधिक क्षरण का कारण बनती है, नहीं, गलत है ये। आंसर हो जाए केवल 1 और 2। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? सतलज। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में। दूधगंगा नदी किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। घग्गर। कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। गंडक नदी से। गंडक नदी से। नेक्स्ट, किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। झेलम। झेलम की सहायक नदी है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर? कानपुर। कानपुर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर। निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई 455 मीटर। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल, इसकी ऊंचाई 455 मीटर। कौन सा एक लेगुन नहीं है? पेरियार। पेरियार एक लेगुन झील नहीं है बल्कि पेरियार एक मानव निर्मित झील है। पेरियार झील केरल में है, पेरियार नदी के तट पर है, और जो है यह एक प्रकार का मानव निर्मित झील है, समझ गए, लेगुन झील नहीं है। बाद बाकी अष्टमुडी झील केरल में लेगुन झील है, चिल्का झील ओडिशा में लेगुन झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर लेगुन झील है। कौन सी एक कृत्रिम झील है? तमिलनाडु का कोडई कनाल एक कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। बुलर झील। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कोसी। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। दामोदर। खाड़ी एवं धुंध किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। किसकी? बनास। बनास की सहायक नदी है। गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी निम्नलिखित में से कौन है? महानंदा। महानंदा। कौन सी नदी गंगा के साथ दाएं तट पर मिलती है? यमुना, टोन्स, कर्मनासा, उपर्युक्त सब मिलती है। सब मिलती है दाएं तट पर। किस नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया? गंगा और यमुना दोनों। आंसर होगा ई, ए और बी दोनों। ठीक है, एक नया ऑप्शन बनाइए ई और उसमें लिखिए ए और बी, यही उसका सही उत्तर होगा। आगे, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। 2008 में। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है किस नाम से जानी जाती है? वितरिका। किस नाम से? वितरिका। वितरिका। इसके बाद कौन चैप्टर होगा? इसके बाद कौन चैप्टर है? देखिए तो, जलवायु है। इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ा है? जलवायु। तो जलवायु का जो है क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हम अपने अगले क्लास से पहले दे देंगे, संस्थान टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप अपना निकाल के लेते आइएगा। ठीक है। सतलज नदी भारतीय क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित हो? 1050 किलोमीटर। 1050 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर।
कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? बारमेजो। अब मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही। नदी बेसिन और नगर, भागीरथी नदी उत्तरकाशी, अलकनंदा पौड़ी, नयार लेंसडाउन, गंगा नरेंद्र नगर। 3 4 1 2 बी। कौन सी झील पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का झील ओडिशा में पूर्वी तट पर, अष्टमुडी झील केरल में पश्चिमी तट पर, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर पूर्वी तट पर, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर। आंसर हो जाएगा अष्टमुडी। निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? गंगा। बाद बाकी सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार से निकलती है। कौन सा सही है? हिमालय नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होती है, अतः शीतकाल में वे सूखी होती है ना, सूखी होती है जी ना, हमेशा पानी होता है। ठीक है, गलत है ये। प्रद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई है। हाँ, आप याद कीजिए, हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में, अब प्रद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था में, और प्रौढ़ावस्था 40 वर्ष से बाद परिपक्व हो जाता है। लोग समझ गए तो हो गया है, सही है ये। हिमालय नदियां अपर्दन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती है। हाँ, सही है। आंसर हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री, सब करती है। गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। हाँ, सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। एकदम सही है। पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? नहीं, गलत है। पीरम द्वीप है खम्भात की खाड़ी में। क्या खम्भात की खाड़ी में गंगा नदी अपना जल जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिराती है? एकदम नहीं, गलत है। इसलिए समझ गए तो कौन सा सही है? केवल 1 और 2। क्या बोल रहे हैं? और 1 मिनट रुक जाइए। इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। तो गलत तो है केवल 3। आंसर हो जाएगा केवल 3। सॉरी, असत्य गलत है केवल 3। केवल 3 उत्तर होगा। हाँ, असत्य है, यहां पर है असत्य है, गलत है केवल 3। 1 और 2 तो सही है। आंसर हो जाएगा 3। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी? नहीं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना न है जी, गलत हो गया। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। हाँ, सही है, ये सत्य है। केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। हाँ, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। नहीं, बनास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है, इसलिए गलत है। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, 1 और 3। प्रद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती है? नहीं, एकदम नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिमालय की नदियां अपना मार्ग बदलती है। ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती है, सही है। प्रद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? हाँ, करती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी करती है ना, कुछ करती है कुछ नहीं करती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी तो प्रद्वीपीय भारत की नदियां डेल्टा बनाती है, सही है ये भी। प्रद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षा छोटी है। हाँ, हिमालय की तुलना में छोटी है। आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य है? 2, 3 और 4। प्रद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार सजाइए। नर्मदा 1312, कृष्णा 1400, गोदावरी 1465, कावेरी 800। तो 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी तंत्र से पुराना है? हाँ, है, पुराना है पुराना। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है? हाँ, है।
ताप्ती नदी की सहायक नदियां हिरन, बदना, दूधी है ना, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। ताप्ती की सहायक नदी है गिरना, मुरना, समझ गए, गिरना मुरना सब है, समझ गए, गलत है ये। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर, हाँ सही है, राजस्थान में चंबल नदी पर है, सही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन असत्य है, मतलब कौन गलत है? गलत है केवल 3, केवल 3 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। एक ऑप्शन बनाइए, एक को केवल 1 के जगह केवल 3 कीजिए और यही आपका उत्तर हो जाएगा। केवल 1 के जगह केवल 3 कीजिए और यही आपका उत्तर होगा। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैंक डेयर जलप्रपात स्थित है? मेघालय में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर के अनुशासित प्रदेश में अवस्थित बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह बात सत्य है, लेकिन इसका निर्माण हिमानीकरण प्रक्रिया द्वारा नहीं हुआ है, विवर्तनिकी प्रक्रिया द्वारा हुआ है, विवर्तनिकी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। देखिए ये सबको तो हमको गाली देने का मन करता है, ठीक है, समझे? आप बाद में जाकर के जब पूछेंगे ना तो वही लड़का जवाब नहीं देगा, उसी का रिजल्ट नहीं होगा। एकदम नालायक निकम्मा सब। तो ये तो यहां तक तो सही है, लेकिन हिमानीकरण द्वारा इसका निर्माण हुआ, ये गलत है। इसका निर्माण विवर्तनिकी क्रिया द्वारा हुआ है, फाइनली ये गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम मणिपुर में अवस्थित तसोगमो झील से होता नहीं, सिक्किम के पाउहुंडी हिमनद से होता है, गलत है ये। देवर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे जल की झील है, जिसमें गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा जल आपूर्ति होती है, सही है ये। कौन सा सही है? केवल 3। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नदियां सदाबहार है, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदाबहार नहीं है, सही है। हिमालय नदियां सदाबहार है मतलब हमेशा जल होता है, हाँ। प्रद्वीपीय दक्कन की नदियां यानी प्रद्वीपीय भारत की नदियां सदाबहार नहीं है, मतलब उसमें जल नहीं होता, हाँ सही है। वही बात को अलग लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, सही है ये। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी है, नहीं दूसरी है, गलत है ये। लूनी, मच्छू तथा घगर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण है, सही है। कौन सा सही है? 1 और 3। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? काली। काली हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब सुनिए, होमवर्क सुनना था, नदी दिए थे पूरा, आशा करते हैं आप लोग किए होंगे। इससे आगे मेरा क्लास होगा मंगलवार को। अब सुन लीजिए, झील जलप्रपात, झील जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना और नदियों के किनारे बसे शहर, सब करके आना है, क्योंकि बीच में गैप है, शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, 3 दिन है और 3 गो टॉपिक है। झील जलप्रपात 1, बहुउद्देशीय परियोजना 2, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर 3, समझ गए? तो इस 3 दिन में पूरा ये रिवीजन करके आइएगा। मंगलवार को आइएगा तो जैसे आज थोड़ा कम पढ़ा करके जो है आपको क्वेश्चन पूरा करवा दिए, अगले क्लास में भी कम पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, पूरा नदी पूछेंगे। खत्म होते होते एक बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है? तो हमको निकलने दीजिए, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।